नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का बीपीएससी और हम पर। और आज हम लोग इस चैनल पे आइए मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 पे सेट डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये 10वां टेस्ट है इस सीरीज़ का और इससे पहले के 9 सेट अपलोड हो चुके हैं। प्रीवियस वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये सेट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेट भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन होगा बिहार स्पेशल से। तो बिहार स्पेशल का से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, पटना के रहने वाले ईशान किशन ने पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के विरुद्ध खेला। पटना के हैं ईशान किशन, इन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला है, किस देश के विरुद्ध खेला है? तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के विरुद्ध। बिहार के निवासी ईशान किशन ने अपना पहला वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच कहाँ खेला? तो इसमें आंसर हो जाएगा श्रीलंका में इन्होंने अपना पहला मैच खेला था। वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था और यह हुआ था 18 जुलाई 2021 को कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में। ठीक है, और इनका जन्म पटना में हुआ है, पटना में ही रहते हैं ये। और ये अंतर्राष्ट्रीय मैच में 50 देने वाले दूसरे क्रिकेटर बने हैं। ठीक है, और पहले मामले में है, पहले स्थान पर इसमें है दक्षिण अफ्रीका के रासी वान डेर डुसेन। नेक्स्ट है, किसकी सहायता से पटना के मोकामा में बिहार रोड रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो इसमें आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का एशियन डेवलपमेंट बैंक अर्थात एडीबी जिसे शॉर्ट में बोलते हैं। एडीबी में इंजीनियरों को बेहतर प्रशिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भवन कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। जल जीवन मिशन के 17 अगस्त 2021 तक के जारी आंकड़े के अनुसार बिहार हर घर नल जल योजना में किस स्थान पर पहुंचा है? हर घर नल योजना में बिहार का स्थान है, चौथे रैंक पे है बिहार। ठीक है, 17 अगस्त 2021 को यह आंकड़ा जारी किया गया है, जिसमें 2 वर्ष पहले बिहार में मात्र 1.84 लोगों को ही नल का जल मिलता था। लेकिन आज जब 17 अगस्त 2021 के बाद यह संख्या हो गई है 86.96%। ठीक है, 86.96% हो गई है। और पहले स्थान पर है इस मामले में गोवा फर्स्ट है। इस हर घर नल जल योजना में गोवा फर्स्ट है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना सेकंड पोजीशन पर है और थर्ड पोजीशन पर आपको है हरियाणा। ठीक है, तो यह पूछा जा सकता है क्रम इसका। तो फर्स्ट हो गया गोवा, सेकंड तेलंगाना और थर्ड है हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अप्रैल 2021 में जारी की गई स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में पटना का कौन सा स्थान है? इसमें पटना का स्थान हो जाएगा 29वां। ठीक है, 29th और 29वें रैंक पे पटना का स्थान है। और नेक्स्ट है, यह रिपोर्ट दी गई थी 5 अप्रैल को। वर्तमान में बिहार की प्रति व्यक्ति आय संपूर्ण भारत के राज्यों में कौन से स्थान पर है? बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो है संपूर्ण भारत की अगर बात की जाए तो यह 28वें स्थान पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2019-20 में स्थिर मूल्य पर बिहार के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है इसमें 60.2%। 60.2%। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं 8 का। बिहार में 2017-18 में स्थित कारखानों की संख्या थी। 2017-18 में कुल मिलाकर कारखाने बिहार में 3461 स्थित थे और यह वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के अनुसार यह रिपोर्ट दी गई है। 17-18 में कुल कारखाने 3461 थे। नेक्स्ट है, मार्च 2020 में बिहार में उपलब्ध जल विद्युत उत्पादन क्षमता थी। बिहार में जल विद्युत उत्पादन 2020 में कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा 783 मेगावाट। 783 मेगावाट। आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? बिहार में लिंगानुपात है 918। ठीक है, 918। नेक्स्ट है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के किस जिले में वनाच्छादन बिल्कुल नहीं है? बिहार राज्य वन रिपोर्ट 2019 आई है, उसके अनुसार बिहार का कौन सा जिला ऐसा है जिसमें बिल्कुल भी वन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा जहानाबाद। जहानाबाद में
बिल्कुल भी 1 नहीं है, अर्थात 0.0%। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिहार का क्षेत्रफल जो है वह भारत के क्षेत्रफल का 2.86% होता है। बिहार के किस जिले में बिहुला पर्व को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? बिहुला पर्व बिहार में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे विश्वहरी पूजा भी कहते हैं, विश्वहरी पूजा। नेक्स्ट है, बिहार के कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बिहार के कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे हरि सिंह। ठीक है, हरि सिंह, और कर्नाट वंश के संस्थापक थे नान्यदेव, और अंतिम शासक इसमें हरि सिंह थे। नेक्स्ट है, अकबर ने अगस्त 1574 में पटना में किस शासक को पराजित किया था? 1574 ईस्वी में अकबर की दाऊद खां से हुई थी, तो दाऊद खां को पराजित किया था। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ? व्यापक रूप से बिहार में पटना में 1857 का विद्रोह हुआ था सर्वप्रथम। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी हुई। बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी कब हुई? आंसर हो जाएगा 1915 में। ठीक है, 1915 में इनकी गिरफ्तारी हुई। नेक्स्ट है, पटना भवानी मंदिर की स्थापना की थी। पटना भवानी मंदिर की स्थापना की थी भूपेंद्र नाथ दत्त ने। आगे चलते हैं। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा जो है सचिंद्र नाथ सान्याल ने स्थापित की थी। इस शाखा को संगठित करने वालों में अन्य लोग बंकिम चंद्र मित्र जैसे भी थे, जो कि बीएन कॉलेज पटना के छात्र थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसान सत्याग्रह समाचार पत्र किसकी बुलेटिन थी? किसान समाचार सत्याग्रह समाचार पत्र जो है यह कांग्रेस की थी। किसान सत्याग्रह समाचार पत्र कांग्रेस की बुलेटिन थी, और इसमें संपादक थे शाक राजेश्वर। नाम थोड़ा लंबा है, शाक राजेश्वर। ठीक है, शाक राजेश्वर ये संपादक थे। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ श्री कुलानंद वैदिक और श्री कर्पूरी के नेतृत्व में संचार व्यवस्था ठप्प कर दी थी? तो आंसर इसमें हो जाएगा सिंहवाड़ा। सिंहवाड़ा में हो गई थी ठप्प संचार व्यवस्था, और यह सिंहवाड़ा कहाँ है? तो यह है दरभंगा में, दरभंगा जिले में सिंहवाड़ा ब्लॉक में। ठीक है, नेक्स्ट है, 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो योगेंद्र शुक्ल पटना लाए गए थे 7 दिसंबर 1942 को। नेक्स्ट है, आत्मनियंत्रण की शिक्षा का उपदेश अशोक ने किस शिलालेख में दिया है? यह भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से आ गया क्वेश्चन। तो 23 है, आत्मनियंत्रण की शिक्षा का उपदेश अशोक ने किस शिलालेख में दिया है? तो आत्मनियंत्रण का उपदेश दिया है अशोक ने 6ठे शिलालेख में। नेक्स्ट है, अजातशत्रु वह मगध शासक जिसकी नर्तकी आम्रपाली से प्रेम संबंध था। तो अजातशत्रु था, आम्रपाली से इनका प्रेम संबंध था, जिसके कारण बहुत चर्चे थे। रथमुशल तथा महाशिलाकंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग किसने किया? रथमुसल और महाशिलाकंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग किया था किसने? आंसर हो जाएगा अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु ने किसके विरुद्ध किया था? आंसर हो जाएगा वज्जियों के विरुद्ध। वज्जियों के विरुद्ध किया था, वज्जी संघ। ठीक है, तो वज्जी संघ को तोड़ने के लिए और वज्जियों को हराने के लिए अजातशत्रु ने रथमुशल और महाशिलाकंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग किया था। किसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कनिष्क के समय में। बौद्ध समितियों का एक क्रम है, रा व पाकू। ठीक है, र से राजगीर, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्रा, और कू से कुंडलवन जो कि कश्मीर में है। ठीक है, रा व पाकू। और राजाओं के क्रम की अगर बात करें कि किसके शासनकाल में हुआ था, तो इसमें हो जाएगा अका अक। ठीक है, अका अक। अ से हो जाएगा आपको अशोक, अजातशत्रु। का से कालाशोक। अ से हो जाएगा आपको अशोक, और क से कनिष्क। नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट है झेलम नदी का वैदिक कालीन नाम था। झेलम नदी का वैदिक काल में नाम था वितस्ता। ठीक है, वितस्ता नाम था इसका। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा हड़प्पाई स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित क्षेत्र है बनावली। ठीक है, बनावली जो कि हरियाणा में स्थित है, और यह घग्गर नदी बहती थी उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। फराजी कौन थे? फराजी जो थे यह हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, और इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1838 में। बंगाल के फरीदपुर का यह संप्रदाय था जो कि शरीयतुल्लाह द्वारा अनुमोदित विचारों से ये प्रभावित थे। ये लोग सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन का प्रतिपादन करते थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में है रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? रामोसी विद्रोह अगर सच पूछा जाए तो भौगोलिक इलाका इसका था पश्चिम घाट। ठीक है, पश्चिम घाट। और यह विद्रोह हुआ था 1822 से 29 के दौरान। ठीक है, 1822 से 29 के दौरान। और यह किस लिए हुआ था? अकाल और भूख की समस्या के कारण पश्चिमी घाट में एक जनजाति रहती थी, रामोसी जनजाति। तो इसी के सरदार थे एक चित्तूर सिंह भी रहता है नाम। तो चित्तूर सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह किया गया था। ठीक है, अकाल पड़ चुका था, भूख से त्रस्त होकर इन्होंने विद्रोह किया था। सतारा के आसपास के क्षेत्रों में यह विद्रोह केंद्रित था। सतारा जो कि वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है। वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? आंसर हो जाएगा बड़ौदा में वघेरा विद्रोह हुआ। यह भी अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध हुआ था 1818 से लेकर के 19 के दौरान। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने यह विद्रोह किया था और अधिक कर एकत्र करने की कोशिश कर रहे थे अंग्रेजी सेना की सहायता से। गायकवाड़ों ने नहीं किया था। गायकवाड़ जो थे अंग्रेजी सेना की सहायता से ज़्यादा कर कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण बघेरा नामक जनजातियों ने विद्रोह किया था। बघेरा सरदार ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के असफलता का मेन मुद्दा था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, नेक्स्ट है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ पर कैद किया गया था? आंसर हो जाएगा आगा खां पैलेस। आगा खां पैलेस में गांधी जी को कैद करके रखा गया। सभी क्रांतिकारियों को अलग अलग जेलों में रखा गया था ताकि वे आपस में संगठित होकर के फिर कोई नया विद्रोह न शुरू करें। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी, इसमें जो कारण दिए गए हैं कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर यह भी था। तो आंदोलन की जो रणनीतियां थी उससे गरम दल के नेता खुश नहीं थे। कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर यह भी एक कारण था। कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर यह भी एक कारण था, और स्वशासन के प्रयोग को लेकर के। तो ये सारे मुद्दे थे जिसमें कि नरम दल और गरम दल में असंतोष व्याप्त था। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? तो ये लेख लिखा था अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने यह लेख लिखा था न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, अर्थात सर्वहारा वर्ग, जो कि मतलब कांग्रेस इस सर्वहारा वर्ग को मतलब उनको इग्नोर करके आंदोलन आगे बढ़ा रही थी और चला रही थी, जिसकी अरविंद घोष ने आलोचना की थी। ठीक है, उनका कहना था कि बिना सर्वहारा वर्ग को शामिल किए कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता, और समाज में परिवर्तन तभी आएंगे जब समाज के सभी वर्गों को इसमें शामिल किया जाएगा किसी भी क्रांति में। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें भरना है कि कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर है। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था। तो नेहरू रिपोर्ट जो है
आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में शुरू किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट ध्यान दीजिएगा, किसकी अध्यक्षता में? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। आगे है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो इसमें आंसर हो जाएगा वैकोम सत्याग्रह। और वैकोम सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। और यह वैकोम सत्याग्रह जो है ग्रह कहाँ पर चलाया गया था? तो यह केरल के त्रावणकोर में 1924 से लेकर के 25 तक के बीच यह चला था, केरल के त्रावणकोर जिले में। और यह आंदोलन किसके विरुद्ध था? यह अस्पृश्यता के विरुद्ध था, अर्थात छुआछूत इत्यादि के विरुद्ध था। आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे जो है यह व्यापक रहे बिहार में और संयुक्त प्रांत में ज़्यादा इसका प्रभाव था। तो आंसर हो जाएगा 1 और 4। ठीक है, बिहार और संयुक्त प्रांत को वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, स्तंभ 1 में अंकित पुस्तकों का स्तंभ 2 में अंकित लेखक से सुमेल करें। तो ये हो गया आपको मैचिंग टेस्ट है, तो इसको मिला लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसके जो लेखक थे ताराचंद। फिर है और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार का हो जाएगा के दत्ता। और आनंद मठ के हो गए बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ। ठीक है, और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखी थी राजा राम मोहन राय ने। और इसके बाद आवर इंडियन मुसलमान्स लिखी थी डब्ल्यू हंटर ने। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 1, 5, 6, 3, 2 अर्थात सी। ठीक है, आगे चलेंगे। सल्तनत कालीन दीवाने अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो दीवाने अमीर कोही विभाग जो था यह कृषि से संबंधित था। आंसर हो जाएगा 1 कृषि। और इसकी स्थापना की गई थी MBT के द्वारा, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट है, दस्तार बंदार कौन कहलाते थे? दस्तार बंदार जो है यह उलेमा को कहा जाता था। ठीक है, दस्तार बंदार उलेमा को कहा जाता था और ये पगड़ी पहनते थे, इस कारण इनको दस्तार बंदार कहा जाता था। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का अर्थात मक्का द्वार कहा जाता था? तो बाबुल मक्का जो है यह कहा जाता था सूरत को। सूरत बंदरगाह से होकर ही हज यात्री मक्का के लिए जाते थे, इसलिए सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का अर्थात मक्का का द्वार कहा जाता था। यहाँ पर बाबुल से अर्थ है द्वार। ठीक है, गेट। नेक्स्ट है, इनमें से किस चित्रकार को नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की गई? नादिर उल अस्र की उपाधि जो है यह मंसूर को प्रदान की गई थी और यह उपाधि दी थी बादशाह जहांगीर ने। ठीक है, उस्ताद मंसूर को यह उपाधि दी गई थी। जहांगीर चित्रकला का बहुत बड़ा प्रेमी था, उसने उस्ताद मंसूर को नासिर उल अस्र की उपाधि दी थी। आगे चलते हैं। मुगल काल में सेना का प्रधान कहलाता था। मुगल काल में सेना का प्रधान मीर बख्शी कहलाता था। ठीक है, मीर बख्शी। नेक्स्ट है, मोहम्मद घोरी को पराजित करने वाला शासक है। मोहम्मद घोरी को पराजित किया था किस शासक ने? तो यह पूछा जा रहा है। तो इसमें चालुक्य वंश के भीम द्वितीय ने भी पराजित किया था मोहम्मद घोरी को आबू पर्वत के समीप, और इसके बाद यह इसकी पहली पराजय थी। उसके बाद है 1191 में तराइन के पहला युद्ध जब हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने भी पराजित किया था। और उसके बाद फिर 1192 में हालांकि पृथ्वीराज चौहान घोरी से पराजित हो गए थे। और इस तरह से इसमें आंसर 2-2 देख रहे हैं कि ऑप्शन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। मतलब मोहम्मद घोरी को भीम द्वितीय ने भी पराजित किया था और पृथ्वीराज चौहान ने भी।
बौद्ध धर्म का महायान शाखा का उदय किसके शासनकाल में हुआ? महायान शाखा का उदय हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क स्वयं भी महायान शाखा का समर्थक था और चीन में इस कनिष्क के काल में ही बौद्ध धर्म का प्रचलन भी काफ़ी अधिक रूप से हुआ था। नेक्स्ट है भूगोल से, तो पृथ्वी की धरातल पर सर्वाधिक किस प्रकार की चट्टानें हैं? सबसे ज़्यादा चट्टानों की अगर बात की जाए तो भारत मतलब पृथ्वी पर अवसादी चट्टानों की मात्रा अधिक है। यह अवसादी चट्टानें पृथ्वी के धरातल का लगभग 75% कवर करती है, अर्थात 75% पर अवसादी चट्टानें स्थित हैं। ठीक है, और उसके बाद शेष जो है उसमें आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें हैं। पृथ्वी में सर्वाधिक चट्टान है, यहाँ पे था पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक किस प्रकार की चट्टानें हैं, और नेक्स्ट है पृथ्वी में सर्वाधिक चट्टानें हैं, तो कौन सी चट्टान पृथ्वी में सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान सबसे अधिक है। तो पृथ्वी में 95% पर आग्नेय और 5% पर है अवसादी चट्टान। नेक्स्ट है पृथ्वी के संगठन का मुख्य तत्व एवं मात्रा है। तो पृथ्वी के संगठन अर्थात इसके फॉर्मेशन का जो मेन जो क्या चीज़ है, कौन सा तत्व है, तो इसमें आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा सबसे मेन फैक्टर है इसके फॉर्मेशन में, जो कि 35% पाया जाता है पृथ्वी के संगठन में, 35%। और उसके बाद ऑक्सीजन है जो कि 30% है ऑक्सीजन, और उसके बाद फिर सिलिकॉन की 15% मात्रा है, मैग्नीशियम की 13% है, निकेल की 2.4% और सल्फर की 1.9%। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़े क्षेत्रफल के रूप में हम किसी महाद्वीप की अगर बात करें तो आंसर हो जाएगा अफ्रीका। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को कहा जाता है। नेक्स्ट है किस युग्म का मिलान सही है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, गर्मी की वर्षा, तो यह नहीं होगा, संवहनीय वर्षा होती है, गर्मी की नहीं। भूमध्य क्षेत्र, गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, यह सही है। ठीक है, मानसूनी क्षेत्र, पूरे साल भर भारी वर्षा, यह भी गलत है। और यह तो है ही, मरुस्थलीय क्षेत्र, जाड़े की वर्षा, यह भी गलत है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें आंसर हो जाएगा आपको 53 का बी, भूमध्य क्षेत्र में गरज के साथ वर्षा होती है और वह भी दोपहर में। मौना लोआ उदाहरण है, मौना लोआ जो है सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा ए, सक्रिय ज्वालामुखी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 55। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो प्राचीन है उन शैल समूहों की आयु आंकने के लिए यूरेनियम लेड विधि को अपनाया जाता है। यूरेनियम लेड डेटिंग विधि के तहत लगभग 1 मिलियन वर्ष से 4.5 अरब वर्ष तक के शैलों की आयु की गणना की जा सकती है। कोयले का सामान्य प्रकार, कोयला सामान्य रूप से अगर बात करें तो यह बिटुमनी कोयला होता है। ठीक है, बिटुमिनस कोयला, इसमें कार्बन का अंश होता है 70 से 90%, 70 से 90% तक इसमें कार्बन विद्यमान होता है। हालांकि एंथ्रासाइट सबसे सर्वोत्तम और सबसे पहले स्थान पर आता है कार्बन की मात्रा में, तो एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया कोयला माना जाता है। और हालांकि लेकिन एंथ्रासाइट की मात्रा काफ़ी कम है, ज़्यादा मात्रा में बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रीन गोल्ड किस्म है, ग्रीन गोल्ड किस चीज़ की किस्म है? आंसर हो जाएगा ए, चाय की। ग्रीन गोल्ड चाय की किस्म है। सामान्य फसल उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना आवश्यक है? उर्वर भूमि का पीएच मान अगर सामान्य रूप से फसल उगाना हो तो आंसर हो जाएगा इसका 6 से 7 होना चाहिए इसका पीएच। और पीएच मान जो है अम्लीयता और क्षारीयता को बताता है, तो 6 से 7% के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट है कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? नाइट्रोजन से भरपूर करने के लिए जो फसल होती है मटर होती है। किस तिथि को पृथ्वी की दिन और रात की अवधि समान होती है? पृथ्वी की पर दिन और रात की अवधि किस तिथि को समान होती है? आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है, जिसे विषुव कहा जाता है। विषुव, ओके, विषुव कहा जाता है।
और हालांकि कभी कभी 20 मार्च को भी दिन रात की अवधि बराबर होती है। आगे चलते हैं। मोह असंबद्धता होता है। मोह असंबद्धता क्या होता है? आंसर हो जाएगा कहाँ होता है? यह भूपर्पटी और मेंटल के बीच होता है और यह भूपर्पटी और मेंटल को एक दूसरे से अलग करता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 62। अब गणित से है क्वेश्चन 62। 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20% तथा 10% के समतुल्य बट्टा होगा। तो इसका फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले से इसका कैलकुलेशन कीजिएगा। आंसर आएगा 49.6%। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि अच्छा, इसका आपको हो जाएगा आंसर, टाइम बचाने के लिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है 64। यदि एक खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात करो, जबकि ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और मोटाई 4 सेंटीमीटर हो। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1408 सेंटीमीटर क्यूब। फलन एफ एक्स को एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बाय एक्स के रूप में अभिव्यक्त किया जाए तो आंसर हो जाएगा डी। फल सभी एक्स के लिए सतत है, शून्य के अतिरिक्त। डी आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट है। स्वास्थ्य विभाग को ज्ञात है कि किसी बड़े समूह को 20% लोग एक विशेष रोग से पीड़ित है। इस बड़े समूह के 5 लोग चुने गए लोगों में से 2 को विशेष रोग होने की प्रायिकता क्या है? तो प्रोबेबिलिटी से ये क्वेश्चन है। आंसर इसका हो जाएगा सी 0.2048। 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उसकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है? तो इसमें सुरेश की उम्र है 16 वर्ष। निम्न चित्र ABCD एक वर्ग है एवं EDC एक समबाहु त्रिभुज है। बिंदु A एवं E एक सीधी रेखा द्वारा जुड़े हैं। कोण DAE बराबर है। तो DAE कोण जो है यह बराबर है किसके? इसमें आंसर हो जाएगा आपको 68 का A 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है। 14 जोड़ 6√5 का वर्गमूल होगा। 14 जोड़ 6√5 का वर्गमूल कितना होगा? आंसर हो जाएगा 3 जोड़ √5। ठीक है, अगला है 5x + y छोटा बराबर 100 और x + y छोटा बराबर 60 और है x बराबर 0, y बराबर के अंतर्गत z बराबर 50x + 15y का अधिकतम मान क्या होगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा 1250। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 16 सेंटीमीटर अर्थात सी आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था से अब है बाकी के क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के कच्चा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कच्चा प्रारूप समिति अर्थात इसमें आंसर हो जाएगा मसौदा। कच्चा प्रारूप समिति का अर्थ हो जाएगा मसौदा। ठीक है, तो कच्चा प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे तो यह थे बेनेगल नरसिंह राव, BN राव जिसे बोलते हैं शॉर्ट में, बेनेगल नरसिंह राव। यह समिति जो थी 4 सदस्यीय थी, 4 सदस्यों की यह समिति थी। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? केंद्र राज्य संबंध की अवधारणा जो है भारत में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? संविधान के अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ठीक है, 110 के चक्कर में मत पड़िएगा। धन विधेयक उस है या वित्त विधेयक, इसको प्रमाणित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है परिभाषा, तो परिभाषा है अनुच्छेद 199 में। आगे है संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी में सभापति के रूप में कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी में सभापति थे BR अम्बेडकर। ठीक है, प्रारूप समिति जिसे कहा जाता है, और इस पर विचार करने के लिए 7 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। चुनाव आयोजन के संबंध में चुनाव आयोग किसके जवाबदार नहीं, अर्थात चुनाव आयोग
पर किसकी जवाबदेही नहीं है? आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय छात्र संघ की। संसद को भी जवाब देना पड़ सकता है, चुनाव आयोग को, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कार्यालय को भी, राज्य विधानमंडल को भी, लेकिन विश्वविद्यालय छात्र संघ की किसी भी प्रॉब्लम के लिए चुनाव आयोग की जवाबदेही नहीं बनती है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है संविधान की प्रस्तावना। आगे है कौन निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार जो नहीं है यह संपत्ति का अधिकार, इसको 1978 में निकाल दिया गया था। तो पहले 7 थे इसको लेकर के, लेकिन इसको हटाने के बाद केवल 6 रह गए हैं। 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं, जो कि समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो इस तरह से 6 हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है महाधिवक्ता, ठीक है। लेकिन अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो ये महान्यायवादी जो होता है केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, ठीक है। वही स्थिति जो स्थिति महान्यायवादी की केंद्र में है वही स्थिति महाधिवक्ता की राज्य में है। आगे है भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? भारतीय संविधान में जो आपातकाल है वो 3 प्रकार के स्वीकार किए गए हैं, और राष्ट्रीय आपात, और उसके बाद संवैधानिक तंत्र की विफलता, और उसके अलावा वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात है अनुच्छेद 352, और संवैधानिक तंत्र की विफलता है अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपात है अनुच्छेद 360। आगे चलेंगे, विविध से है क्वेश्चन। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु कल्याण दिवस जो है वह 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 सेंसेक्स ड्राइव किस देश के प्रधानमंत्री का निवास स्थल है? 24 सेंसेक्स ड्राइव, तो आंसर हो जाएगा बी, कनाडा। कनाडा के प्रधानमंत्री का यह निवास स्थल है, और यह स्थित है ओटावा में। विश्व की सबसे बड़ी पवन चक्की स्मारक है, पवन चक्की का स्मारक ही बना के रख दिया है। तो यह जो है विश्व का सबसे बड़ा पवन चक्की स्मारक है डेनमार्क, ठीक है, आंसर सी। और यह डेनमार्क में स्थित पवन चक्की विश्व की सबसे बड़ी पवन चक्की है। आगे है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है ये कानपुर में स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान नहीं, राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है कानपुर में, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे कि मुझसे भी गलती से लग गया। तो ये केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है चेन्नई में स्थित है, आंसर हो जाएगा बी, चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट पे चलेंगे, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है यह शिमला में है, हिमाचल प्रदेश में। आगे है सैंचल झील स्थित है, सैंचल झील कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा सैंचल झील दार्जिलिंग में स्थित है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। आगे है ब्लू बुक, ब्लू बुक किस सरकार की रिपोर्ट है? ब्लू बुक जो होती है यह इंग्लैंड सरकार की रिपोर्ट होती है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एयरपोर्ट पुस्तक के लेखक हैं, एयरपोर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर इसमें हो जाएगा ए, आर्थर हेली। आर्थर हेली जो है इन्होंने एयरपोर्ट नामक पुस्तक लिखी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात संघ IATA कहाँ स्थित है? IATA जो है यह स्थित है मॉन्ट्रियल में, ठीक है, मॉन्ट्रियल में IATA अर्थात अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात संघ स्थित है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है वर्तमान में। सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना कब हुई थी? BSF की स्थापना जो है यह हुई थी 1965 में। 1965 में BSF की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आगे है सामान्य विज्ञान से, तो विज्ञान से पहला क्वेश्चन है अगर कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, तो उसका भार अपरिवर्तित ही रहेगा। ऊपर से कोई वस्तु गिराई जाएगी तो आंसर हो जाएगा ए, अपरिवर्तित। नेक्स्ट है कांच होती है, कांच क्या होती है? आंसर हो जाएगा कांच अतिशीतित द्रव होती है, अतिशीतित द्रव। आगे है कार्क किस पेड़ से मिलता है? कार्क जो है यह क्वेर्कस नाम का एक पेड़ होता है उससे प्राप्त होती है, ठीक है। और इसका वृक्ष का नाम ओम होता है, ओम वृक्ष, ठीक है।
और जिसका वनस्पतिक नाम इसका होता है क्वेरकस। ठीक है, आगे चलते हैं। लाल मिर्च के तीखी होने का जिम्मेदार कौन सा पदार्थ है? लाल मिर्च के तीखी होने का जिम्मेदार जो है यह होता है कैप्सेसिन के कारण लाल मिर्च तीखी होती है, कैप्सेसिन। ठीक है, आगे है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट पे चलते हैं। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होती है? तो लौंग जो है यह पौधे के कली से प्राप्त होती है। आंसर हो जाएगा शुष्क पुष्प कली। ठीक है, सूखा हुआ फूल की कली है यह लौंग, और यह मायराटेसिया सिजगम एरोमेटिम कुल का पौधा है। आगे चलते हैं। ओंकोजीन संबंधित है। ओंकोजीन किससे संबंधित है? यह कर्क रोग से संबंधित है। जानवरों में जो कर्क रोग अर्थात कैंसर होता है उसी से ओंकोजीन संबंधित है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 98। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु जो होती है वह पोटेशियम होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा पोटेशियम इन विकल्पों के अनुसार। ठीक है, जो विकल्प है यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु पोटेशियम होती है। आगे चलते हैं। डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? डीएनए को अंतःपात्र में किसने बनाया था? आंसर हो जाएगा आर्थर कोर्नबर्ग ने। आर्थर कोर्नबर्ग। क्वेश्चन नंबर 100 है। 100 कह रहा है कि जब विद्युत ऊर्जा गतिज में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? जब विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है तो विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है तब कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। आंसर ए हो जाएगा, ऊष्मा की किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। शक्कर के किण्वन अर्थात फर्मेंटेशन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। इथाइल अल्कोहल। ठीक है, मिथाइल नहीं, इथाइल अल्कोहल। आगे है। टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? टरबाइन हो या फिर डायनेमो हो, इनसे अगर बिजली प्राप्त होती है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो यांत्रिक का इंग्लिश फॉर्म दिया हुआ है मैकेनिकल ऊर्जा। तो मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, मैकेनिकल एनर्जी को। नेक्स्ट है। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? सामान्य ताप पर द्रव है पारा। और सबसे सख्त कौन है? नीचे के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 104 में आते हैं। तो सबसे सख्त कौन है? सबसे सख्त है हीरा। ठीक है, कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? साबुन बनाने में प्रयोग होता है वनस्पति तेल। ठीक है, वनस्पति तेल का प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। खाना बनाने में कौन सी गैस मुख्य रूप से प्रयोग में लाई जाती है? तो आंसर इसका हो जाएगा मीथेन गैस। मीथेन गैस। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है। एनेस्थीसिया के रूप में डॉक्टर जो है नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, जो कि हास्य गैस भी होती है एक तरह की। नेक्स्ट है। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण में प्रयोग होता है? खाने की वस्तुओं का परिरक्षण करने के लिए आमतौर पर सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेंजोइक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया जो है फोटोसिंथेसिस कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस डी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। ध्यान रखिएगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। फोटोसेंसिटाइजेशन है, यह नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है 110। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो किसी भी प्रकार के रासायनिक क्रिया को जैविक सिस्टम में तेज कर देता है एंजाइम। ठीक है, आंसर हो जाएगा एंजाइम। विटामिन जो खट्टे फलों यानी कि सिट्रस फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वह विटामिन कौन सा है? वह विटामिन है विटामिन सी। ठीक है, मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। खून को शुद्ध करने की प्रक्रिया जो है यह क्या कहलाई जाती है? यह डायलिसिस कहलाती है, डायलिसिस। नेक्स्ट है।
कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाई गई। कार्बन नैनो ट्यूब्स कहाँ बनाई गई? तो कार्बन नैनो ट्यूब्स जो है सबसे पहले जापानी एक भौतिकवादी थे सुमियो आइजीमा। तो सुमियो आइजीमा ने कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 114। घाव भरने में कौन सी विटामिन सहायक है? घाव भरने में भी विटामिन सी ही सहायता करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 भारतीय अर्थव्यवस्था से है। तो अब है क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था से। तो इसमें पहला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था का। 1 जुलाई 2021 को भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या थी। 1 जुलाई 2021 को भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 थी। बैंकों के बड़ी मात्रा में विलय किया जा रहा है, जिसके कारण अब 2017 में जो 27 थे सारे बैंक कुल मिलाकर के, जो वर्तमान में अब 12 रह गए हैं। नेक्स्ट है, कौन मुद्रा बाजार का उपकरण है? निम्नलिखित में से कौन मुद्रा? आंसर इसका हो जाएगा ई। ठीक है, ऑप्शन ई, जो कि कमर्शियल पेपर, इंटरबैंक टर्म मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इंटरबैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, ये सभी के सभी मुद्रा बाजार के उपकरण है। तो आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, इनमें से किसका संबंध प्राथमिक बाजार से है? प्राथमिक बाजार से संबंधित है इसमें। आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जुलाई 2021 में वित्त मंत्रालय के अधीन लाया गया? तो वित्त मंत्रालय के अधीन लाया गया कौन सा विभाग? आंसर हो जाएगा इसमें आपको, आंसर हो जाएगा सार्वजनिक उद्यम विभाग ए। वर्ष 2019-20 के अंत में चलन में किस करेंसी नोट का कुल मूल्य सर्वाधिक है? 2019-20 के अंत में जो चलन में था करेंसी नोट, उसका कुल मूल्य सबसे अधिक किसका है? आंसर हो जाएगा बी, 500 रुपये का, 500 रुपये। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है। 120 में कह रहा है कि भारत में काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा डी, कच्चे तेल अर्थात पेट्रोलियम उत्पादन से काली क्रांति संबंधित है। आगे है, भारत में सर्वप्रथम 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 प्रमुख बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को। ठीक है, 19 जुलाई 1969 को। आगे है क्वेश्चन नंबर 122। सर्वप्रथम एटीएम प्रारंभ करने वाला बैंक कौन है? सबसे पहले एटीएम प्रारंभ किया, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो सर्वप्रथम एटीएम प्रारंभ करने वाला बैंक जो है यह कौन सा था? आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले एटीएम की शुरुआत की थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया? सबसे पहले स्वतंत्र भारत का बजट पेश किया आर.के. षणमुख चेट्टी ने। तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट को पेश करने वाले थे। और स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब पेश हुआ? तो यह पेश हुआ था 26 नवंबर 1947 को सबसे पहले बजट लाया गया था। ठीक है, और ये प्रथम वित्त मंत्री भी रहे हैं स्वतंत्र भारत के, आर.के. षणमुख चेट्टी। किसके द्वारा पेश बजट को सिंदूर बजट की उपाधि दी गई है? सिंदूर बजट, सिंदूर बजट कहा जाता है नारायण दत्त तिवारी द्वारा पेश बजट को, नारायण दत्त तिवारी के द्वारा। और 1988-89 में इन्होंने यह बजट लाया था। 1988-89 में नारायण दत्त तिवारी ने जो बजट लाया था उसे सिंदूर बजट कहा जाता है। और यह उत्पाद में काफ़ी छूट दिया गया था, इस वजह से इसको सिंदूर बजट का नाम दिया गया था। ओलेरी कल्चर संबंधित है। ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा बी, सब्जी विज्ञान से। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता हैं। भारत में हरित क्रांति की अगर बात की जाए तो भारत में हरित क्रांति डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है इसके प्रणेता। ठीक है, आगे चलते हैं। 24 जुलाई अगर विश्व में पूछा जाए तो नॉर्मन ई. बोरलॉग हो जाएगा, और भारत में पूछे तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। आगे है समसामयिकी से 127। 24 जुलाई 2021 को किस देश के निशानेबाज यांग कियान ने टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता था यांग कियान ने, और यह चीन की रहने वाली है, लेडीज है ये, चीन की। जुलाई 2021 में भारत के शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन बने हैं? शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जो है यह बने हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है,
धर्मेंद्र प्रधान। मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया गया था जुलाई 2021 में, तो इससे एक क्वेश्चन जरूर रहेगा मंत्रिमंडलीय विस्तार से, तो इसको भी एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बनाए गए हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 129। मई 2021 में सीबीआई के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं? सीबीआई के नए निदेशक बनाए गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, सुबोध कुमार जायसवाल। जून 2021 में नासा के साथ अंतरिक्ष समझौता करने वाला नवीनतम देश है। नासा के साथ अंतरिक्ष समझौता करने वाला नया जो देश है वह है न्यूजीलैंड। ठीक है। हाल ही में जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार जो दिया गया है यह पी साईनाथ को दिया गया है। ठीक है, बी हो जाएगा पी साईनाथ। और ये पी साईनाथ कौन है? ये वरिष्ठ पत्रकार हैं और पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के संस्थापक भी हैं, और इन्हें जापान का प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2021 के लिए। हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विश्वधारी अभ्यारण्य भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है? रामगढ़ विश्वधारी अभ्यारण्य जो है भारत में राजस्थान में स्थित है, तो इसे भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? कामगारों के लिए सबसे महंगा शहर जो है यह अशगाबाद बना है, जो कि तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। और यह रिपोर्ट निकाली है ग्लोबल कंसल्टेंसी कसेर के द्वारा निकाली गई है। सालाना रिपोर्ट आती है इनकी। तो तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद जो शहर है उसको विश्व का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी भी है यह अशगाबाद। किस देश ने हाल ही में टेलीविजन पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाई है? टेलीविजन पर जंक फूड न्यूजीलैंड में नहीं दिखाए जाएंगे। ठीक है, सॉरी, न्यूजीलैंड ने नहीं, ब्रिटेन में नहीं दिखाए जाएंगे, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार जंक फूड के विज्ञापन को सुबह 5:30 बजे से रात 9 बजे तक टीवी पर प्रसारित करने पर रोक लगा चुकी है। सुबह के 5:30 से रात के 9 बजे तक। हाल ही में ओलंपिक एक कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? एक कट से प्रवेश करने वाले साजन प्रकाश बने हैं, और एक क्वालिफिकेशन पास करके ये भारतीय तैराक बने हैं। रोम में सटे कोल्ली ट्रॉफी में पुरुषों के 200 मीटर बटरफ्लाई वर्ग में 1 मिनट 56.38 सेकेंड के समय में इन्होंने अपना ये पूरा किया है तैराकी। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? नीति आयोग द्वारा सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसका स्कोर जो है 75 था केरल का। आगे है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन नियुक्त किए गए हैं? सीवीसी जो है वर्तमान में सुरेश एन पटेल नियुक्त किए गए हैं। आंसर हो जाएगा बी, सुरेश एन पटेल। और इन्हें लाया गया है संजय कोठारी के स्थान पर, सुरेश एन पटेल को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 है। 138 कह रहा है कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय अर्थात डीएसयू की पहली कुलपति कौन बनी है? तो डीएसयू की पहली कुलपति जो है कर्णम मल्लेश्वरी को बनाया गया है। और ये कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये भारोत्तोलक है। भारत की पहली महिला ओलंपिक मेडल इन्होंने जीता है, और इन्हें दिल्ली सरकार ने दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं? दुनिया के सबसे बड़े दानवीर की अगर बात की जाए तो आंसर आपको हो जाएगा जमशेदजी टाटा। तो जमशेदजी टाटा दुनिया के पहले 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं। और यह रिपोर्ट निकाली है हुरून रिपोर्ट और एडेल गिव फाउंडेशन ने मिलकर के। ठीक है, और ये 50 लोगों की सूची है, 50 दानवीरों की सूची है, जिसमें जमशेदजी को पिछले 100 वर्षों का दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर चुना गया है। उन्होंने टाटा समूह ने, उनके जो द्वारा स्थापित की गई है टाटा समूह, इस समूह ने $102 अरब का दान दिया है, $102 अरब का।
आगे है, निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया है? बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्जा दिया है अल सल्वाडोर ने। अल सल्वाडोर ने क्रिप्टो करेंसी अर्थात बिटकॉइन को कानूनी दर्जा दिया है। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष की अगर बात की जाए, डेवी हैविट चुनी गई हैं। आगे है इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इजराइल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं नाफ्ताली बेनेट। नाफ्ताली बेनेट, ठीक है, नाफ्ताली बेनेट। हाल ही में भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा को हाल ही में भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है। कि किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? जो बाइडेन ने वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है नीरा टंडन को। यह भारतीय मूल की है नीरा टंडन, और इन्हीं को जो बाइडेन प्रशासन ने व्हाइट हाउस में विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में पंजाब राज्य के कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर कौन बने हैं? कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर जो है यह बनाया गया है सोनू सूद को। ठीक है, अप्रैल 2021 में। हाल ही में यूएई की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? यूएई की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है नूरा अल मातूसी। नूरा अल मातूसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147। हाल ही में कोसोवो की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? कोसोवो की नई राष्ट्रपति जो है वोजोसा उस्मानी बनी है। क्वेश्चन नंबर 148। हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो सिडबी के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं एस रमन। एस रमन, ठीक है। इन्हें सिडबी अर्थात भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अर्थात सीईओ बनाया गया है। बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन बने हैं? बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख जो हैं वह शब्बीर हुसैन शेखदम खंडवाला को बनाया गया है, खंडवाल को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार मिला है? घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार जो है यह सुमन चक्रवर्ती को दिया गया है बिरला फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 2020 का। तो इस तरह से समाप्त होती है यह वीडियो भी। नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए बीपीएससी और हमको, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।